हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक के साथ आया हूं और उस टॉपिक का नाम है, आज मैं थ्योरी आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर की थ्योरी लिखा रहा हूं मैं आपको। तो आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर देखते हैं गाइस। तो ट्रांसफार्मर देखते क्या होता है। इट इज अ स्टैटिक डिवाइस which converts AC quantity voltage current one level to another level without change in frequency। तो गाइस ये क्या कहता है, ट्रांसफार्मर क्या कहता है? एक ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, जो बदलता है हमारे को हमारी एसी क्वांटिटी को, या वोल्टेज हो या करंट हो। तो एक लेवल टू अनदर लेवल में चेंज करता है, एक लेवल से अनदर लेवल में चेंज करेगा, किसी भी फ्रिक्वेंसी को चेंज किए बिना, विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं। वी और आई को ये करंट और वोल्टेज को ये चेंज करेगा, और एपरेंट पावर को ये नहीं चेंज करेगा, नॉट चेंज। और फ्रिक्वेंसी को भी ये नहीं चेंज करेगा। थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, तो समझते जाइए। ये हमारी रियल पावर है, ये हमारी रिएक्टिव पावर है, ये हमारी क्या है, ये एपरेंट पावर है। तो इसकी बात कर रहा हूँ। एपरेंट पावर क्या होती है? वी आई होती है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर। ये क्या होती है हमारी रियल पावर? किलोवाट होती है, जो यूज़ में आती है, जैसे कि रजिस्टर। रजिस्टर हमेशा हमारा रियल पावर कंज्यूम करता है। और रिएक्टिव पावर होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये क्या होती है हमारी? इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे यूज़ होते हैं रिएक्टिव पावर के लिए। और इन दोनों के बीच में बनता है फाई एंगल, ठीक है गाइस। जितनी रिएक्टिव पावर कम होती चली जाएगी, अब कम कैसी होगी, जितना अब कम कैसे होगी, हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो हमें कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर का यूज़ जब करेंगे हम, तो आपको पता ही है कि हमारी पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, फाई की वैल्यू कम होगी, तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव धीरे 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 होता चलेगा। तो एपरेंट पावर ये चेंज नहीं करता ट्रांसफार्मर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है? फेराडेज लॉ, लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये आप सभी को पता ही है गाइस। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, या आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ ट्रांसफार्मर का, तभी आप इस चीज़ को और क्लियर वे से समझ पाएंगे। तो देखिए, ये हमारी कोर है, ठीक है गाइस। ये हमारी क्या है? कोर है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। ये हमने कर दी इस पे प्राइमरी वाइंडिंग, इस पे कर दी हमने सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज, ये हमारा प्राइमरी करंट, और ये हमारा प्राइमरी ईएमएफ। बताऊंगा अभी आपको गाइस कैसे आया ये ईएमएफ हमारा। ये हमारा गाइस सेकेंडरी वोल्टेज, ये हमारा सेकेंडरी करंट, और ये हमारा सेकेंडरी ईएमएफ, ठीक है। इस पे हम सप्लाई एसी में रखते हैं, एसी क्वांटिटी रखते हैं हम हमेशा। तो एसी सोर्स रखेंगे हम प्राइमरी साइड पे। तो थोड़ा सा समझते हैं। इसमें जो रोटेट करता है हमारा, फ्लक्स रोटेट करता है। जो घूमता है कोर में, जो घूमता है हमारा फ्लक्स घूमता है। ध्यान से देखिए, ये फ्लक्स रोटेट करता है हमारा, ठीक है गाइस। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है,
जो E1 जो जनरेट होता है हमारा, जब भी देखिए करंट फ्लो होगा तो आपको पता है करंट जब भी फ्लो होता है तो हमारी जो कॉयल है हमारी क्या करती है, फ्लक्स को जनरेट करती है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब जनरेट होती हैं तो वो फ्लक्स फ्लक्स का रूप लेती हैं। जब फ्लक्स हमारा रोटेट करता है किसी कोर में तो वो कंडक्टर्स जी आपको दिख रहे हैं, कॉइल्स लाइक का कंडक्टर्स हैं। ये कंडक्टर्स को जब भी हमारी क्या है आपको पता ही है कि फैराडे लॉ क्या कहता है, ये कट्स अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, या तो कंडक्टर हमारा कट करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को, या मैग्नेटिक फील्ड कट करनी चाहिए कंडक्टर को, तो क्या हो जनरेट होगा, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको। तो चलिए, जैसे ही ये जनरेट होगा ये ई पी, तो ये हमारी किस लिए किस कारण जनरेट होगा ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये तो हमारा किस लिए होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, और ये होता है सेल्फ इंडक्शन के कारण। जो सेकेंडरी ईएमएफ जनरेट होता है वो हमारा होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, और जो ई या प्राइमरी ईएमएफ होता है वो सेल्फ इंडक्शन के कारण होता है। तो इतनी आपको बातें याद होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, याद हैं तो आप कहीं भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बेसिस ही आपको पकड़ने हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखते हैं ईएमएफ का। पहले ईएमएफ इक्वेशन देख लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो प्राइमरी के लिए हमारी क्या होगी, 4.44 5 एफ एन आई, और सेकेंडरी के लिए क्या होगा हमारा 4.45 एफ एन एस। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है ये बताइए, ये फ्लक्स है हमारा, और ये क्या है हमारी, हर चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ये क्या है हमारी, ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी के, ये प्राइमरी के, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये ईएमएफ इक्वेशन है, आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल के साथ और पढ़ते हैं चीज़ें। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखते हैं, क्या देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ई टू मैं किसे बोल रहा हूँ, इसे बोल रहा हूँ सेकेंडरी को, और E1 बोल रहा हूँ प्राइमरी को। ऐसे ही टर्म्स को भी ऐसे ही याद रखना है, ऐसी करंट को, ठीक है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसे नोट भी करते जाइए और समझते जाइए। तो दोनों तरीके से, दोनों वे से लिख सकते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और सुनिए ध्यान से, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिकली कपलिंग होती है। मैग्नेटिकली कपलिंग किसकी किसकी हेल्प से होती है, फ्लक्स की हेल्प से होती है, जो रोटेट करता है हमारा सिर्फ कोर के अंदर। और थोड़ी सी और चीज़ें सीखते हैं, थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो हम कोर लेते हैं वो सिलिकॉन की लेते हैं। सिलिकॉन किस मटेरियल का होता है, सिलिकॉन ये समझिए, सिलिकॉन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का जो हिस्टेरेसिस ग्राफ होता है बहुत कम बनता है। अगर हिस्टेरेसिस ग्राफ जितना छोटा बनेगा उतने आपके हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम सिलिकॉन की कोर यूज़ करते हैं, प्योर सिलिकॉन की, ठीक है। और एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लेमिनेशन कर देते हैं कोर के अंदर, क्या कर देते हैं, थिल लेमिनेशंस कर देते हैं। कितनी रहती है वो, 0.3 mm तक की रहती है, ठीक है। वो लेमिनेशन हमारी 0.3 mm तक की हमारी क्या रहती है, एलिमिनेशन या एलिमिनेशन प्लेट्स रहती हैं। ये आपको इंसुलेशन की हेल्प से हम उसे वो करते हैं, एक दूसरे के साथ चिपका देते हैं, एक कोर बना देते हैं। तो आप ये चीज़ें याद रखिए, जरूर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें E1 E2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये मैकेनिकली क्या रहती हैं, और मैकेनिकली क्या रहती हैं, ये क्या रहे, मैकेनिकली तो वर्क रहता है इसके अंदर, कोर से हम क्या करते हैं, मैकेनिकली कपलिंग रखती हैं। और ये इलेक्ट्रिकली सेपरेट रहती हैं, सेपरेट मतलब कि अलग अलग रहती हैं, इलेक्ट्रिकली सेपरेट।
ठीक है गाइस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखते रहिए चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो देखते रहिए, ज़रूर आपके काम आएंगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो कपलिंग रहती है जी हमारी, तो इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस रहेगा वो इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, नो इलेक्ट्रिकली कनेक्शन, नो इलेक्ट्रिकली कनेक्शन, ये भी पता होना चाहिए, नो इलेक्ट्रिकली कनेक्शन। तो ये चीज़ें आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं आप। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपसे। तो पहले एक क्वेश्चन लिखने से पहले एक चीज़ समझाता हूँ आपको। नो लोड, नो लोड ऑपरेशन, नो लोड ऑपरेशन, अब ये क्या होता है ये थोड़ा सा जान लीजिए। नो लोड ऑपरेशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नो लोड ऑपरेशन 100% इंपॉर्टेंट रहता है आपके पेपर में। तो पहले डायग्राम बना रहा हूँ, तब आप समझिएगा इस चीज़ को। जी प्राइमरी साइड आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये नो लोड है, ये करंट आ रहा है हमारा प्राइमरी करंट, ये ईपी है, ईएमएफ, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है आरडब्ल्यू, और ये हमारा क्या है, जेएक्सएम, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो ये सब बातें याद रहनी चाहिए आपको। जो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है लॉसेस के लिए, ये वाटफुल कंपोनेंट रहता है, ठीक है। कौन सा रहता है लॉसेस के लिए, वाटफुल कंपोनेंट। किस लिए होता है ये रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल किस लिए रहता है ये, वाटफुल कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस के लिए, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। जो नो लोड करंट होता है हमारा, वो 2 to 5% होता है फुल लोड करंट का। किसके, फुल लोड करंट का 2 to 5%। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छी भी हैं और आसान भी हैं, तो ये चीज़ें याद रखिए। तो कितना रहता है नो लोड करंट, 2 to 5% हमारा रहता है, 2 से 5% रहता है फुल लोड करंट का। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ के से समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं ये चीज़ें। चलिए चलिए समझते हैं, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं आगे। तो ग्राफ दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। जी V1 हो गया हमारा, ये I1 हो गया, ये IM बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं फाई। ये मैग्नेटाइजिंग के लिए ये वोल्टेज है हमारा, प्राइमरी वोल्टेज। तो वोल्टेज की जगह जाएगा हमेशा वर्किंग करंट, वर्किंग करंट बोल सकते हैं हम। और ये हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आप नोट भी करती रहिए और लिखते भी रहिए। तो चलिए एक चीज़ और आपको समझानी थी, तो वो भी समझा दूंगा आपको। तो पहले थोड़ा सा और जानते हैं। तो ये वाटफुल कंपोनेंट पूछोगे आप, और मैग्नेटाइजिंग करंट या ये वाट, तो वर्किंग करंट ये कहाँ से आया, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ से आया, हमने ये अभी देखा था। तो इसमें जो फ्लो होता है नो लोड करंट, दो चीज़ों में टूटता है। किस किस में टूटता है नो लोड करंट, वाटफुल में और मैग्नेटाइजिंग करंट में। तो दो में टूटता है, ये वाटफुल है और ये मैग्नेटाइजिंग है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों की बात बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, तो जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और ये हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट क्या निकलता है हमारा, नो लोड करंट। और नो लोड करंट अभी आपको ही बताया था। और जो नो लोड करंट का जो पावर फैक्टर रहता है, जो फाई रहता है, वो ये रहता है। और इसका जो एंगल रहेगा कितना रहता है, 75 से 90 डिग्री के बीच में रहता है। और जो पावर फैक्टर रहता है वेरी लो रहता है, लो रहता है। और वो कितना रहता है, 0.2 से
0.3 तक रहता है। ये चीज़ है जो मैं आपको ट्रांसफार्मर ही करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाऊंगा, जो बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, तो आप नोट्स बहुत इजीली बना सकते हैं, आप इन्हें भी उतार सकते हैं, आपका इनसे ही काम चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और चीज़ें समझाता हूँ आपको। आपको एक चीज़ और याद रहनी चाहिए इंपॉर्टेंट। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है ये पता होना चाहिए। कि आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है ये, नो लॉसेस, कोई भी इसमें लॉसेस नहीं होंगे किसी भी प्रकार के। नो वोल्टेज ड्रॉप, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। और नो लीकेज फ्लक्स, कोई भी लीकेज नहीं होगा फ्लक्स का, ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो हम कोर यूज करते हैं वो इनफाइनाइट परमेबिलिटी की यूज करते हैं। काय की, इनफाइनाइट परमेबिलिटी की यूज करते हैं। क्या, कोर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनफाइनाइट परमेबिलिटी यूज करते हैं हम, तो ये होती है हमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वेरी वेरी नेग्लिजिबल करंट required to magnetize the circuit। तो इनफाइनाइट परमेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हम कम से कम करंट से हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड करंट, कम से कम करंट की मात्रा से हम तब भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं सर्किट को। तो कम से कम करंट का यूज करके हम सर्किट का क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अगर करंट की वैल्यू अगर हम कम लेते हैं, अब करंट हम कम लेंगे तो आपको पता है लॉसेस भी कम होंगे, और लॉसेस भी कम होंगे तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी नूल आइडियल ट्रांसफार्मर की कितनी आएगी, 100% आएगी। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर, ये आइडियल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो लॉसेस तो होने ही होने हैं ट्रांसफार्मर, आपको भी पता है लॉसेस तो कहीं ना कहीं रहेंगे ही। और लॉसेस बहुत टाइप के होते हैं, तो लॉसेस की भी बात करेंगे आगे धीरे धीरे जो चलेंगे जब वीडियो में, तो धीरे धीरे हम लॉसेस की भी बात करेंगे, एफिशिएंसी की भी बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ और जो इस ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो चलिए, तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, एंगल बिटवीन V1 एंड IW। तो सप्लाई वोल्टेज और वर्किंग करंट के बीच में कितना एंगल रहता है, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। तो सप्लाई वोल्टेज और वर्किंग करंट इन सेम फेज में, इन सेम फेज, तो जो रहेगा 0 डिग्री रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इससे ही एक चीज़, इससे ही दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, 5-2। तो एंगल बिटवीन V1 एंड मैग्नेटाइजिंग करंट, तो सप्लाई वोल्टेज और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच का आप फाई एंगल बताइए, बताइए। जरा आपके सामने ग्राफ, जरा ये रहा आपके सामने ग्राफ। तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज, तो इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यही मैंने पूछा था, 90 डिग्री एंगल। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब नोट करते जाइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं भले ही, पर अच्छे क्वेश्चन हैं। अब नो लोड पे भी पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन, तो नो लोड पे भी देख लिया जाए। तो पहले नो लोड का पहले ग्राफ तो बना के दिखा दूं, तभी क्वेश्चन पूछूंगा। तो चलिए पहले ग्राफ बनाएं। जी सप्लाई वोल्टेज, इसमें वर्किंग करंट तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें लॉसेस नहीं हो रहे, यही पढ़ा था हमने। तो चलिए चीज़ें जानते हैं। और ये क्या है, हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है। जब हमारा वर्किंग करंट होगा ही नहीं, तो हम मैग्नेटाइजिंग करंट के जस्ट बराबर कर देंगे लो लोड करंट को। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और 90 डिग्री एंगल बनाएगा।
तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ। एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड नो लोड करंट, बताइए नो लोड करंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है? बताइए कितना एंगल बन रहा है सप्लाई वोल्टेज और नो लोड करंट के बीच में? कितना बनना है? 90 डिग्री एंगल बनना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो देखते रहिए और बहुत अच्छा चीज़ है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए तो आपको एक चीज़ और सिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं गाइस, थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि क्या बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल्स है, सेम ऐसी सेकेंडरी कॉइल्स होंगी। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये लोड है हमारा, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये प्राइमरी, ये सब सेकेंडरी साइड्स के कंपोनेंट जो भी मैं लिख रहा हूँ आपके, और ये प्राइमरी साइड्स के हैं। इधर क्या होगा हमारा, ये अभी हमने पीछे पढ़ी थी ये चीज़। तो ये हमारा नो लोड करंट आई, और ये आई ओमेगा, और ये क्या होगा आई डब्ल्यू, ये आई मैग्नेटाइजिंग, और ये जे एक्स एम। तो ये चीज़ें आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे आगे क्या है वो भी देखेंगे अभी हम। तो चलिए, तो ये हम किस लिए, ये E1 हमारा कैसे जनरेट हो रहा था? E1 ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन के कारण, ये आपको पता ही दिया था। और ये E2 ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो याद रखिए। जो नो लोड करंट क्या होता है, 2 से 5% होता है फुल लोड करंट का। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए थोड़ा सा और याद रखते हैं, रेफर्ड वैल्यूज़ निकालते हैं। रेफर्ड वैल्यूज़ क्या होती हैं ये भी देखते हैं अभी। रेफर्ड वैल्यू सिंपल सी मैं बताता हूँ। जो प्राइमरी पे जितने भी हमें ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे प्राइमरी पे। जितने भी हैं शिफ्ट करेंगे प्राइमरी पे, तो उन्हें बोलते हैं रेफर्ड वैल्यू। रेफर्ड वैल्यू इन्हें, तो ठीक है। तो जानते हैं थोड़ी सी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। चलिए चलिए गाइस देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए चलिएगा, तो देखिएगा। तो अब क्या पढ़ना है हमें? रेफर्ड वैल्यूज़। रेफर्ड वैल्यू, तो रेफर्ड वैल्यू देखते हैं क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने अभी रेशियो पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, N1 अपॉन N2, I2 अपॉन I1। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो R2 की जो वैल्यू होगी, क्या क्या रखेंगे? जब हम प्राइमरी पे हम रखेंगे तो R2 डैश रख देंगे इसका नाम। तो ए स्क्वायर ट्रांसफॉर्मर रेशियो R2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेम इंडक्टेंस के साथ, या हमारा ये क्या है, रिएक्टेंस बोलते हैं सेम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और E2 को क्या लिखेंगे? E2 डैश बराबर ए E2। V2 को क्या लिखेंगे? V2 डैश A V2।
और ए टू को क्या लिखेंगे, ए टू डैश ए टू अपॉन ए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए, क्योंकि ये चीज़ें सब इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देखते हैं चीज़ों को ध्यान से। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये वाला यूज़ करते हैं तो कुछ नहीं होगा, जस्ट ये जो वैल्यूज़ हैं वो जस्ट थोड़ी उल्टी हो जाएंगी। थोड़ा सा और देखिए आगे, तो क्या हो जाएंगी वैल्यू, तो जो R2 हो जाएगा हमारा, R2 डैश क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। X2 डैश क्या हो जाएगा, X2 अपॉन ए स्क्वायर। E2 डैश क्या हो जाएगा, E2 अपॉन ए। V2 डैश क्या हो जाएगा, V2 अपॉन ए। I2 डैश क्या हो जाएगा हमारा, A इंटू I2। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये भी याद रखिए, रेफर्ड वैल्यू इंपॉर्टेंट है। रेफर्ड वैल्यू से आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब कैसा क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए। तो चलिएगा, तो क्या बोलता है क्वेश्चन, इन 220 से आपको कर रहा है 22 केवी में, ये कन्वर्ट कर रहा है 220 केवी को, या कि 220 वोल्टेज को किस में चेंज कर रहा है हमारा, 22 केवी में चेंज कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी रेजिस्टेंस इज 4 ohm and reactance is 2 ohm. Find the equivalent resistance and reactance referred to प्राइमरी साइड। अब प्राइमरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसे रेफर्ड करेंगे। तो क्या ऐसे निकालेंगे, तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, बताइएगा। तो अभी हमने ये दो फॉर्मूलेस पढ़े थे इंपॉर्टेंट। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, 220 को किस में कर रहा है, 22 में कर रहा है, तो काटेंगे तो 10 आएगा, ए की वैल्यू 10 आ गई। तो रेफर्ड वैल्यूज निकालो, अभी निकाली थी ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए, और ये हमारा रिएक्टेंस के लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस कीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, 10 का होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 4। तो कितना आएगा, 400 ओम। जब इसे रेफर्ड करेंगे हम प्राइमरी साइड पे, और x2 कैसे निकालेंगे, तो ये 10 का स्क्वायर और x2 की वैल्यू कितनी दी है, 2 ओम। तो जाएगा अब हमारा 200 ओम। तो इसे रेफर्ड करेंगे जब हम इंडक्टिव रिएक्टेंट को प्राइमरी साइड पे, तो ये हमारा ये रहेगा, ठीक है गाइस। चलिएगा थोड़ा सा और आपको जानने की और चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या आपको जानना है। तो आपको मैं वोल्टेज रेगुलेशन के सारे फॉर्मूले कराता हूँ, और वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है ये भी बताता हूँ। तो वोल्टेज रेगुलेशन देखते हैं। तो देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसके फॉर्मूले। तो आप जरूर इसे नोट करिए इन फॉर्मूलेस को, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, तो ध्यान से देखते जाइए इन चीज़ों को। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, पहले इसका फॉर्मूला देखो। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन डिवाइड में हमारा फुल लोड वोल्टेज, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है गाइस। तो देखते जाइए ध्यान से। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बनाया ही था डायग्राम, जब हम रेफर्ड कर देंगे तो ये आपका सर्किट सिंपल ये दिखेगा, जब प्राइमरी साइड पे हम रेफर्ड कर देंगे सर्किट को। तो आर इक्विवेलेंट और ये एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 दिख जाएगा ये हमारा, और ये V2 है, V2 डैश, और ये V1 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, पहला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, I1 आर इक्विवेलेंट 1 कॉस वाई प्लस माइनस I1 एक्स इक्विवेलेंट 1 साइन फाई डिवाइडेड बाय V2 डैश।
तो जो माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर, वो लीडिंग पावर फैक्टर को, सॉरी लीडिंग पावर फैक्टर को माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉजिटिव को कौन कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान से देखिएगा। तो दो कंडीशंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट दो कंडीशंस हैं आपके पेपर के लिए, तो देख लीजिएगा। तो कंडीशन फॉर वोल्टेज, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो पहली कंडीशन ये है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो इसके लिए हमेशा ये पॉसिबल तभी पॉसिबल होगी जब हमारा पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो फाई बराबर टेन इनवर्स आर इक्विवेलेंट 1/x इक्विवेलेंट 1। इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ देखते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या होना चाहिए हमारी फाई की वैल्यू, तो फाई बराबर टेन इनवर्स x इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट 1। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ये दो कंडीशन याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का ये वाला फॉर्मूला है। पॉजिटिव जब भी होगा हमारा, जब भी ये दोनों प्लस हो रहे होंगे तो ये लैगिंग लोड या लैगिंग पावर फैक्टर होगा इसका, और पॉजिटिव जब भी होंगे तो नेगेटिव होगा तो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखिए। और आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ वोल्टेज रेगुलेशन का, चलिएगा समझिए। चलिए, तो अगला फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो वो भी देख लीजिए। अगला फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर आर इक्विवेलेंट पर यूनिट कॉस फाई प्लस माइनस, बताइए आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्विवेलेंट पर यूनिट साइन फाई। तो इस पे आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और थोड़ा सा पढ़ना। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का ये भी फॉर्मूला देख लिया, इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो a transformer has 3% resistance and 2% reactance. Find its voltage regulation. Find its voltage रेगुलेशन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो फाइंड इट्स वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निकालनी है, ये भी या पता होना चाहिए आपको। एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर, लैग पे निकालनी है, एंड 0.8 पावर फैक्टर लीड पे निकालनी है। तो बताइए, इसको मैं करा देता हूँ। तो पहले हमने ये फॉर्मूला देखा ही है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। कितना दिया हमें रेजिस्टेंस, 3% इनटू पावर फैक्टर 0.8। पहले लैगिंग के लिए निकालना है तो पॉजिटिव, लीडिंग के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर। तो ये 2% रहेगा हमारा रिएक्टेंस, और जी इसकी 0.6। तो कैसे निकालेंगे जी हम ये भी देखिए। कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो इससे भी निकाल सकते हैं। और अब जब भी 0.8 हो तो 0.6 ही होता है हमारा साइन फाई हमेशा। तो कितना होगा, 3.6 रहने वाला है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। तो याद रखिएगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना वोल्टेज टर्मिनल या मोटर के टर्मिनल पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेंगी। तो याद रखना, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। और अगर वोल्टेज रेगुलेशन जितनी कम होगी तो टर्मिनल वोल्टेज पे फ्लक्चुएशंस उतनी कम होंगी। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक चीज़ और आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट, ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड एक और चीज़ बताता हूँ इम्पोर्टेंट। तो क्या कहते हैं, E1 बराबर माइनस एन फाई अपॉन एन टी, ये कौन सा लॉ है, ये लेंज लॉ है, जो अपने कॉस को ही अपोज करता है, अपने कॉस को ही अपोज करता है। तो ये चीज़ें याद रखिए। तो इस पर एक चीज़ बताता हूँ, ये हमने पढ़ा था मैग्नेटाइजिंग करंट, ये है हमारा प्राइमरी वोल्टेज, जो E1 और E2 वो हमारे 180 डिग्री पे जनरेट होते हैं या इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, जस्ट नेगेटिव साइड पे। तो ये चीज़ नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रही है, अपने कॉस को ही अपोज करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए। तो इस पे ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बताइए कितना एंगल बनेगा, बताइए। इन किस किसके पीछे पूछा है, इसके और इसके बीच में पूछा है, कितने का बनना है, 90 डिग्री का बनना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि आपको मैं ये बताऊंगा कि इसकी एफिशिएंसी, आप इसके कौन कौन से लॉस होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी निकालने के। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी। तो जय हिंद दोस्तों।